नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आप सुन रहे हैं मन को छू लेने वाली पारिवारिक प्रेम कहानी ऐ मेरे दिल बता सीज़न 2। अगर आपने कहानी के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। पिछले सारे भाग चैनल पर अपलोडेड हैं। लास्ट एपिसोड में आपने सुना आकाश धृति को बिना कुछ बताए गाँव भेज देता है, जिससे धृति का दिल टूट जाता है और वो उदास हो जाती है। रूही और अर्नब भी जी जान से जुटे हैं कंपनी को वापस उबारने में। आकाश धृति से फोन पर बात करता है, तब जाकर धृति को चैन आता है और कायनात पहुंच चुकी है गांव में, जहां रज्जन उन्हें मिलता है। अब आगे। ए हो रज्जन, सूरज ढले से पहले हमारे कैलेंडर और पूजा का सामान आ जाना चाहिए, बता देते हैं। सुबह सुबह नीलम दरवाजे से खड़ी होकर चिल्लाई। रज्जन द्वारे लगे हैंडपंप पर बैठकर नीम की दातुन घिस रहा था। दातुन मुंह में दबाए दबाए वहीं से चिल्लाया, काहे कहाँ की महारानी हो तुम, जो देर हो गई तो का फांसी चढ़ा दोगी। ए अम्मा, देख रही हो इसको, हमारा ब्याह हो गया है, फिर भी घर की ब्याही लड़की से बात करने की इसको तमीज नहीं आई। बता देते हैं शाम को हमारे ये आएंगे, अगर इनके सामने हमारे लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोले तो मुंह में मिर्च झोंक देंगे। नीलम और रज्जन की किचकिच सुनकर दुलारी देवी जल्दी से आंगन में दौड़कर आई और रज्जन की पीठ पर 2-4 जोरदार धौंसे जड़ दिए। जरा भी लाज शर्म नहीं है ये लौंडे का। अरे ब्याही बिटिया से कोई ऐसे बात करता है? 4 दिन को आई है, कल चली जाएगी, तब मुँह बम्बा कर रोई हो। पूजा होई है शाम को, वो के पहले ही सारा सामान आ जाए के चाहिए। नीलम दुलार से दौड़कर दुलारी से चिपक गई। बड़ी अम्मा तुम बहुत अच्छी हो। दुलारी ने उसके गाल थपथपाए। रज्जन ने पीठ सहलाते हुए कहा, अच्छा 1 किलो गेहूँ, आध किलो ज्वार बाजरा और मक्का का आटा निकाल कर अलग रख दियो अम्मा, अभी चक्की लगाए जा रहे हैं ना, पीस लेब। काहे रे, घर में इतना आटा तो रखा है, कोनो बोल गया है का पिसाई के लिए? नहीं अम्मा, वो मेमाई है ना कानपुर से, वो मंगाई है मिला हुआ मोटा अनाज पीस कर। अच्छा ठीक है, और सुन, पूजा के सामान के साथ कुछ थोड़ा बहुत मीठा ले आना बढ़िया वाला शहर से। नीलू के घलवारे आ रहे हैं ना शाम को। दुलारी देवी अभी रज्जन को समझाई रही थी कि धृति बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। तुरंत ही नहाई हुई, बाल धुलकर ऊपर तोले में बांधे हुए थे। धृति को देखते ही रज्जन बोला, काय रानो, जीजा नहीं आएंगे का? धृति कुछ नहीं बोली। उसकी माँ भी उसके जवाब के इंतजार में खड़ी थी। कुछ बोली हो कि मौन व्रत धारे हो? नहीं, ये नहीं आएंगे, आजकल ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया है और पापा जी भी विदेश में है, तो सब इन्हें ही देखना पड़ता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रानो तुम्हें भी पूजा खातिर जो कछु चाहिए हो ई रज्जनवा को बताई दियो। ये अबहिन शहर जाई है। अच्छा जाओ पूजा कराओ, रात में पानी वानी पी ली के नहीं, पूरे दिन उपवासो रहना है। दुलारी देवी बोलकर अंदर जाने लगी। अम्मा ऊ का कुछ चाहिए? दुलारी रुक गई। नहीं, हम बरते नहीं हैं। दुलारी देवी ऐसे उछली जैसे किसी ने कुत्ते ने दुम पर पैर रख दिया हो। का बोली? हम उपवास नहीं कर रहे। रज्जन भी अपनी पतिव्रता बहन के मुंह से ऐसी बात सुनकर चकित सा रह गया। नीलम का भी मुंह खोला का खुला रह गया। अम्मा ने गुस्से से धृति का हाथ पकड़ा और घसीटती हुई पास के कमरे में ले आई। उपवास नहीं कर रही मतलब का है? अम्मा ये मना किए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, कमजोरी आ जाता है हमको, इसलिए ऊपर से पेट से हैं। कल रात में भी फोन पर मना किए थे, अब जानेंगे तो गुस्साएंगे। धृति ने दुखी मन से पूरी बात कह दी, लेकिन उसकी बात सुनकर तो अम्मा का पारा और चढ़ गया। हाँ, तुम ही तो एक पूरी दुनिया में बच्चा जनने वाली हो, और तो सबके लरी का पिटन पेड़ पाँ उग रहे हैं। नीलू का देखो 5वां महीना लगेगा है, तब हम उपासी है, और ये आई है वहाँ शहर से बड़ी मॉडर्न बन के, व्रत नहीं रखेंगी। अरे भरा पूरा घर है, सुहागन हो, पति सा शरीर स्वस्थ बैठा है, ऐसे में देवता बिगाड़ लो अपना उपवास न करके। धरती पहले से ही दुखी थी। एक बार फिर कोशिश करके समझाते हुए बोली, अम्मा तुम नहीं जानती हो, पहले इनकी बहुत तो बातें टाले हैं, ये तो हमारे भले के लिए कहते हैं ना, हम ही नहीं करते और फिर पछताते रह जाते हैं। आज तक इनकी जो भी बात नहीं मानी उस पर नुकसान ही हुआ है, और फिर भी ये कुछ नहीं कहते। अम्मा अब उनकी बात नहीं टालेंगे, अब उनकी और नाराजगी नहीं बर्दाश्त होगी, और फिर ये व्रत उपवास में पति का उम्र नहीं बढ़ता। संतोषी काकी तो आजीवन उपवास ही रहती थी ना, फिर भी उनके पति नहीं रहे। जिसका जितना उम्र लिखा कर आया है उतना ही ना जिएगा। चटाक जोर की आवाज के साथ धरती के गाल पर चांटा पड़ा। 4 दिन शहर में कहा रहे आई हो, तो हमारे रीति रिवाज व्रत तीज त्योहार सब तुम्हें ढकोसला लगे लगा। ये अपन शहरिया की बातें अपने घर में जाकर करना, हमारे घर में तुमको हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं। बढ़िया मेम साहब बनकर व्रत नहीं रखेंगी। अरे बहुत भागों से अच्छे घर में ब्याही हो, ये व्रत त्योहार उसी का पुण्य मिलता है जो इतना नीक घर मिला है। 4 जने घर आएंगे तो का बताएंगे हम, लाडो रानी पेट से का भाई, बरते नहीं रहेंगे अब। धृति अपना गाल सहलाते रह गई। ये प्यार दुलार भरा चाटा तो था नहीं। सुबह से बेचैन धृति की आंखें और गीली हो गई। वो चुपचाप आंखें पहुंचती हुई बाहर चली गई। नीलम खड़ी खड़ी सब देख रही थी, कुछ बोली नहीं। धृति ने दोपहर तक कुछ खाया नहीं। भूख से उसका बदन कांप रहा था। मितली अलग से आ रही थी, पेट में गैस सी मालूम पड़ रही थी।
सबका खाना पीना हो जाने के बाद धृति अपने कमरे में आकर चुपचाप आंख मूंद कर लेट गई। उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया, इसलिए नहीं कि वो व्रत थी, इसलिए भी नहीं कि उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाया। वो बहुत मार खाई थी अपनी माँ से, शादी के ठीक पहले तक, जरा जरा सी बात पर एक बार भी उसके कानों पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन आज उसकी माँ ने उसे अपने घर का ऐसा ताना मारा था जो धृति के दिल में सीधा तीर की तरह जाकर चुभा था। अपना घर, ये अपना घर नहीं रहा। धृति तो भूल ही गई थी कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो क्या करे। उसका पति उससे दुखी हुआ तो उसने धृति को उसके घर भेज दिया। अब जब उसकी माँ उसकी बातों से दुखी हुई तो उसे अपने घर से जाने का ताना मार दिया। आखिर ये अपना घर है कहाँ, वो अपना घर जहाँ कोई उसे अपना घर जाने का ताना ना मारे। आज धृति को पहली बार एहसास हुआ था कि वो अब दोनों ही घरों में पराई है। कहाँ जाए, किसके कंधों पर सर रख कर रोए। पिछले एक हफ्ते में जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, उसके बाद कितना रोई है फूट फूट कर, और कितना रोए। अब तो आंसू भी आंखों में सूख जाते हैं। 2 साल वो शहर में क्या रही, अपनी माँ के लिए मॉडर्न हो गई, लेकिन 2 साल में अपने पति के लिए आज भी गंवार ही है। वो क्या है, अस्तित्व कहाँ है उसका। सब उसे बताएंगे तभी तो वो जानेगी कि वो कौन है, वरना उसे तो पता ही नहीं वो कौन है, उसका अपना कौन है, उसका घर कहाँ है। वो सबके लिए जी रही है, माँ बाप, पति, सास ससुर, लेकिन उसके लिए कौन जी रहा है। वो एक पैर पर सबकी ख्वाहिशें पूरी करने दौड़ती है। उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें क्या हैं, ये पूछने कोई क्यों नहीं आता। धृति आंखें मूंदे लेटी हुई थी, उसके आंसुओं की कोरे उसके गालों पर उभर आई थी। कमरे में इन्वर्टर से चल रहा पंखा धीमे धीमे घूम रहा था। अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पहुंचती हुई नीलम कमरे में घुसी। अरे रानू, आज बड़ी जल्दी सुस्ताने लेट गई। नीलम भी अपने पेट पर एक हाथ रखकर बेड पर उसके बगल में लेट गई। क्या हुआ, बड़ी अम्मा कुछ बोल दी का। नीलम ने धृति की तरफ मुंह घुमाकर कहा। धृति कुछ नहीं बोली, आंखें मूंदे पड़ी रही। अम्मा की बातों का भी बुरा मानोगी का, शादी के पहले तो ऐसी नहीं थी तुम। शादी के पहले ये घर भी तो हमारा था ना, अब हम शहरी हो गए हैं अम्मा के लिए। बोलती हैं अपने घर जाकर अपने मन की करना, हमारे पति बोलते हैं अपने घर की आम मत चलाना। तुम तकियानुसी हो, गंवार हो, हम कहाँ जाएं, किसकी सुने, क्या करें। नीलम चुप हो गई और चुपचाप धीमे धीमे घूमते हुए उस पंखे के परों को देखने लगी। बताओ नीलम, इनके दफ्तर में खूब काम पड़ रहा है, रात को 11-11 बजे घर आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं आजकल। खुद का भी तबीयत खराब ही रहता है, पता नहीं कौन सा विदेशी सर दर्द हो गया है, अक्सर हो जाता है, बहुत तकलीफ में रहते हैं। फिर तुम बताओ, ऐसे में हमारा तबीयत खराब हो गया तो फिर इनकी दौड़ भाग लगेगी कि नहीं। अम्मा तो समझती ही नहीं है, कितना समझाएं, व्रत न रखे तो अम्मा नाराज, और रख ले तो ये क्या करे बताओ। हमसे तो चिंता में ही कुछ नहीं खाया जा रहा। नीलम कुछ नहीं बोली। अब काय नहीं बोल रही नीलम, तुम्हारा ही किस्मत बढ़िया है, कम से कम पढ़ाई में थी तो तुम्हारा पति तो तुमसे खुश रहता होगा ना। नीलम जोर से हंस पड़ी, उसकी हंसी में व्यंग भी था और दर्द भी। वो करवट लेकर धरती की तरफ घूम गई और कोहनी बेड पर टिकाकर अपनी हथेली पर चेहरा टिकाते हुए बोली, कुछ नहीं रानू, दुनिया की सारी औरतों का किस्मत एक जैसा ही होता है। क्या फायदा पढ़ाई लिखाई का, सास पहले ही दिन मना कर दी, तुम नौकरी करोगी तो घर का चूल्हा चौका हम करेंगे का, और पति देव का तो क्या ही कहें, उनकी अम्मा ने कह दिया तो बस पत्थर की लकीर हो गया। हमारा मन था सरकारी नौकरी की तैयारी करें, क्लर्क की परीक्षा का पहला इम्तिहान निकाल लिया था हमने, दूसरा इलाहाबाद में था, नहीं भेजी हमको। बोली घूमने फिरने का बहाना चाहिए बस, हमने तब इम्तिहान दिया होता तो जरूर निकाल लेते, हमारे पास भी सरकारी नौकरी होती, लेकिन नहीं, जब किस्मत में घर की 4 दीवारें लिखी है तो वही मिलेंगी। और अब तो और बस लड़का बच्चा हो जाए तो खूंटा में पक्के से बंध जाएं। कभी कभी बहुत मन होता है किसी तीज त्योहार में अम्मा को एक साड़ी खरीद दें, तो इनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है, 40 ठो सवाल पूछ डालते हैं, अम्मा क्या करेंगी नई साड़ी का। अब तुम बताओ, हम कमा रहे होते तो का इतने सवाल जवाब होते, ठाट से कमाते और खर्च करते। औरत का जिंदगी ऐसा ही है रानो, जब तक खुद अपने पैरों पर न खड़ी हो जाए तब उसे अपनी अपनी मर्जी से नचाते रहते हैं। दोनों ही शांत सी लेटी हुई थी। नीलम की बात सुनने के बाद धरती को अंदर से आत्मग्लानि सी हुई। पहली बार एहसास हुआ आकर्ष उसका परिवार कितना अलग है। अगर धरती ने एक बार भी कहा होता कि हाँ उसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, परीक्षाएं देनी है, तो क्या आकर्ष उसे कभी रोकता? कभी नहीं। क्या शोभा या रक्षित उसे घर बैठने की सलाह देते? नहीं। उसने तो खुद ही कभी एक कदम आगे बढ़ने की सोची ही नहीं। क्या अगर वो सीखना चाहती तो आकर्ष उसे सीखने से रोकता? अगर नीलम को भी उसके जैसा परिवार मिला होता तो आज वो भी किसी अच्छे सरकारी पद पर होती। दोनों बहनें की किस्मत कितनी जुदा थी, एक के अंदर कितनी लगन है तो उसके रास्ते में रुकावटों की कमी नहीं, दूसरे के पास कोई रुकावट नहीं तो उसके मन में कुछ करने की इच्छा भी नहीं। ए नीलू, हम लोग बड़े ही न होते तो कितना अच्छा होता। धरती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बस सारा दिन बगिया में खाद डालकर अमिया खाते और हेमंत काका के बाग से शरीफे चुराते।
हाँ, और बाकी शाम होते ही तलैया में जाके कूद जाते। दोनों ठट्ठा मारकर हंस पड़ी। सती बिस्तर से उठकर अपने बैग से कुछ निकालने लगी। क्या कर रही हो? दवाई खाने जा रहे हैं। खाली पेट तो क्या करें, ना खाएं और मुंह फैलाकर गिर गए तो इनका काम बढ़ जाएगा। 1 मिनट रुक, नीलम ने बोला और दौड़कर बाहर निकल गई। लौट कर आई तो पल्ले में कुछ दबा रखा था। 4 पुए थे, सुबह के सिके हुए। लो ये खा के दवा खाना। धृति की आंखें भर आई। और का अम्मा नहीं समझती लेकिन हम समझते हैं। वैसे भी इतनी दुबली पतली कमजोर सी हो, उस पर भी हर चौथे चक्कर आकर गिर जाती हो। लो खाओ। नहीं, हम नहीं खाएंगे, बस दवा खा लेंगे। चुपचाप खा लो वरना अभी जीजा को फोन घुमाते हैं। पता चले व्रत धरने के चक्कर में निपटी न जाना। बेचारा हमारे जीजा इस उम्र में विधवा अच्छे नहीं लगेंगे। अम्मा नाराज हो जाएंगी। अम्मा को पता चलेगा तब ना। धरती ने बहुत बेमन से उसके हाथ से पूरे लेकर 2 टुकड़े मुंह में डाल लिए। दवा खाई तब कहीं जाकर उसकी सांस में सांस आई। थोड़ी देर और न खाती तो शायद सच में ही चक्कर खाकर गिर पड़ती। नीलम एक बात कही। हाँ बोलो। तुम यहाँ से परीक्षा काहे नहीं देती? नीलम मुड़कर धरती को एकटक देखती रही। और का सपना है तो अधूरा काहे रहे? तुम भी कुछ सोची होगा अपने लिए? हाँ बिल्कुल। का बताएंगे। और बताओ तुम्हारे वो कैसे हैं? शादी के बगत भिंडी जैसे थे, अब अदरक हो गए हैं। धरती और नीलम दोनों मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी। चल थोड़ी देर सो ले, शाम को पूजा भी करनी है ना। धरती करवट लेकर लेट गई, आंखें मूंद ली। बंद आंखों के सामने उसका पहला करवा चौथ घूम गया। एक दिन पहले से ही अपने पहले करवा चौथ को लेकर कितनी खुश थी धरती। आकाश रात को 11:30 बजे जगाकर उसके लिए कॉफी और सैंडविच बनाकर लाया था। उसे उतना ही तो बनाना आता था। उस बार भी आकाश ने धरती को खूब मना किया था, यह कहकर कि मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता, तुम्हें मेरी उम्र के लिए व्रत रखने की जरूरत नहीं। लेकिन धरती कहाँ सुनने वाली थी। सुबह उठते ही नहा दौड़कर सबका आशीर्वाद ले आई। शोभा ने बड़े प्यार से उससे कहा था, बेटा बहुत कठिन व्रत होता है, चाहो तो 1 कप चाय पी लो, भगवान सब माफ कर देते हैं। लेकिन धरती नहीं डिगी। पूरे दिन शोभा आकर बार बार उससे पूछ जाती थी, सर पर हाथ रख जाती थी, तबीयत ठीक तो है ना, कुछ चाहिए तो नहीं। उनकी पहली बहू थी, वो भी आकर्ष की पत्नी। दोनों के बीच का मनमुटाव मिटाकर रक्षित और शोभा बहुत खुश थे। आकाश सुबह ही लखनऊ चला गया था किसी काम से, लेकिन पूरे दिन हर 1 घंटे पर फोन कर करके उसका हाल जरूर पूछ लेता था। नई नई मोहब्बत थी। धरती तो तंग आ गई थी उस दिन उसके फोन उठाकर, लेकिन उसके रूठने का डर इतना कायम था कि 1 घंटे पर फोन झट से उठा लेती थी। शाम हो चुकी थी, वो अभी लौटा नहीं था। कितनी देर में आएंगे आप? टाइम लग जाएगा, अभी तो निकला नहीं हूँ, देर लग जाए तो कुछ खाकर व्रत तोड़ लेना अपना, मेरे इंतजार में बैठी मत रहना। सती ने मुस्कुराकर फोन रख दिया और खुद नहाकर पूजा की तैयारियां करने लगी। नजरें अभी भी घड़ी की सुइयों पर ही टिकी थी। शाम का 7:30 हो गया था। चांद निकलने ही वाला था, लेकिन आकर्ष अभी तक नहीं लौटा था। रक्षित और शोभा बार बार उसे ही फोन किए जा रहे थे। आकर्ष उन्हें कैसे समझाए। उन दोनों से ज्यादा बेचैन तो वो था, घर पहुंचकर अपनी रानों को देखने के लिए, लेकिन 3 घंटे तो लगने ही थे। धरती ने चांद की पूजा कर ली थी, लेकिन शोभा और रक्षित के लाख कहने पर भी उसने मुंह नहीं छुटारा। वैसे ही सजी सजी अपने कमरे में चली गई आकर्ष के इंतजार में। कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी न चला। इधर आकर्ष लौटा तो रक्षित दरवाजे पर ही खड़े थे उसे उलाना देने के लिए। शोभा गुस्से से भरी खड़ी थी। तुमको जरा सा भी ख्याल है या नहीं? वो लड़की सुबह से 1 बूंद पानी के बिना बैठी है तुम्हारे इंतजार में, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। आकर्ष मैं करता रह गया। रक्षित की एक तेज आवाज के सामने बकरे की तरह मिमियाने लगा। अगर आज न जाते तो क्या कुछ बिगड़ जाता? जाओ, वो कमरे में है, पानी पिलाओ उसे, और खाना मैं तुम दोनों का कमरे में भिजवा रहा हूँ। आकाश दुक्का सा चुपचाप अपने माँ बाप के गुस्से से बचने के लिए अपने कमरे की तरफ भागा। दरवाजा खोला, लाइट्स ऑफ थी। धीरे से टेबल लैंप जलाया और उसी पर यूं लगा किसी के चेहरे के नूर से सारा कमरा जगमगा गया हो। सती शादी के सुंदर सी मरून वेलवेट के जोड़े में लिपटी बेड पर अधलेटी सी बैठी थी। सोते हुए उसका मुंह खुला हुआ था, माथे पर मांग टीका तिरछा होकर बालों में घुस गया था। मैरून बिंदी पर लगा नग टेबल लैंप की रोशनी में झिलमिला रहा था। आकर कुछ देर बस उसे निहारता रहा, चुपचाप अपलक। धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए उसने धरती का मांग टीका सीधा कर दिया। उसकी ठंडी चूहन भर से धरती ने धीरे से अपनी आंखें खोल ली। आप आ गए? खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हारी वजह से मुझे कितनी डांट सुननी पड़ी पता है? कितनी? धरती ने शरारत भरी निगाहों से सवाल किया। अच्छा तो मैडम को मजाक सूझ रहा है। खाना खा लो, फिर तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी सारी शैतानी का हिसाब करूंगा आज। जो इतना सदज कर बैठी हो ना मेरे लिए, आज तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे रानू। मॉम डैड की एक एक डांट का हिसाब लूंगा तुमसे। आकाश ने हंसते हुए टेबल पर रखी प्लेट से पीतल का छोटा सा लोटा उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो पियो जल्दी। धरती ने 2 घूंट पानी पिया और बिस्तर से उतरकर उसके पैर छूने लगी। आकाश ने उसे गोद में उठा लिया। क्या कहा तुम्हारे पिताजी ने? अर्धांगिनी। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के शरीर का आधा भाग होते हैं। कोई अपने ही पैर से छूता है क्या बकली? धरती उसके सीने में सर छिपाए मुस्कुराती रही। आकाश ने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए थे। मेट खाने की ट्रॉली रूम में ले आई थी और कॉर्नर में रखकर चली गई।
आकाश ने वॉशरूम से हाथ मुंह धोकर फटाफट एक प्लेट में थोड़ी सी सब्जी, रोटी और दही बड़े रखे और धरती के पास आकर बैठ गया। मुस्कुराते अपने हाथों से उसने एक एक कौर बनाकर धरती को बड़े प्यार से खिलाया। धरती ने उस वक्त अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं होता था। चंद महीने पहले तक उससे सीधे मुंह बात न करने वाला पति आज उसकी कितनी परवाह करने लगा था। वो फूल ही नहीं समाती थी, लेकिन आज जो नखरे वो आकाश के सामने कर लेती है, 1 साल पहले उसे वो दिखाने में बहुत डर लगता था। एक बात बोलूं रानू? जी बोलिए ना। जब शादी हुई थी तुम्हें एक नज़र भर देखा भी नहीं था मैंने। यही जोड़ा पहना था ना शादी में? हाँ। पता नहीं क्यों उस दिन इस जोड़े में वो चमक नहीं थी जो आज दिख रही है। मन की आंखों में रोशनी ज़्यादा होती है ना, तब बेमन से देखे थे ना, आज दिल से देख रहे हैं अपना समझकर, तो अच्छे लगेंगे ही। आकाश मुस्कुरा दिया। एक बात और बोलूं? का? मेरा मन है इस जोड़े में तुम बैठो वैसे ही जैसे सुहागरात पर सच कर बैठी थी, और फिर मैं तुम पर अपना सब कुछ लुटा दूं। आकाश ने फुसफुसाते हुए उसके कान में कहा। तती शर्म से लाल हो गई। अपने कपड़े और जेवर उतारने के लिए आगे बढ़ी थी कि आकाश ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिस्तर पर खींच लिया था। तती के शर्म से लाल हुए गाल उसके जोड़े से भी ज्यादा चमक रहे थे। बिना कुछ बोले बस यूं ही उसके सीने में सर छुपाए बिस्तर पर आकर बैठ गई और आकाश ने उसका चेहरा उठाकर उसके माथे को चूम लिया। तती अपने पिछले करवा चौथ को याद कर नींद में ही मुस्कुरा उठी थी। शाम होने को आई थी। पूरे गांव में औरतें लाल रंग के जोड़े और खूबसूरत झिलमिलाती साड़ियों में सज रही थी। एक दूसरे के पैरों में महावर लगा रही थी। चांद के देर से निकलने का शोर मचता जा रहा था। रज्जन अभी तक पूजा का सामान लेकर नहीं लौटा था। नीलम तो भरी बैठी थी कि बस रज्जन आए और वो फट पड़े। इधर रज्जन भैया गांव के बाहर ही अपनी फटफटियां रोक दिए और उतरकर आउट हाउस की तरफ बढ़ गए। कायनात कमरे में बिस्तर पर बैठी अपना सर दबा रही थी। अरे मैडम, फैक्ट्री नहीं गई आप आज? रज्जन ने आटे का थैला किचन की स्लैब पर रखते हुए तेज आवाज में पूछा। किचन वैसा ही था जैसा रज्जन कल छोड़कर गया था। देखकर लग नहीं रहा था कुछ बनाया गया है। खाना नहीं बनाई का मैडम? राशन तो कल ही भरा दिए थे। नहीं, मेरा मन नहीं था। बिस्किट थे मेरे पास। बिस्कुट खाती है तभी बिस्कुट जैसी बनी है। रज्जन धीमी आवाज में हंसते हुए बोला। कायनात की हालत एक रात में ही ऐसी हो चुकी थी कि पूछो ही मत। क्या हुआ मैडम? रज्जन को देख कायनात ने सर ऊपर उठाया। कुछ नहीं, मैं सो नहीं पाई रात में। आज ज्वाइन करने का मन नहीं हुआ तो कल से कर लूंगी। काहे? नींद काहे नहीं आई मैडम? मच्छर तो नहीं काट रहे थे? सुनो रज्जन, राजन, जो भी तुम्हारा नाम है, यहाँ रात को हॉरर फिल्मों वाली आवाजें सुनाई पड़ती हैं। हॉरर फिल्मों वाले मनी भूतिया? हाँ। रज्जन को हंसी आ गई। कहाँ मजाक करती है मैडम जी? भूत प्रेत कुछ नहीं होता। बस वो जो दूर पीपल का पेड़ दिख रहा था वहाँ एक आध लोगों को चुड़ैल लटकती नजर आई है, बस उल्टे पैर वाली। वो पेड़ से दूर रहिएगा बस, बाकी सब बढ़िया है। रज्जन की बातें सुनकर कायनात का डर घटने की बजाय और बढ़ गया। वो पीपल का पेड़ उसके कमरे की खिड़की से सीधा दिखाई देता था। वो खिड़की से लटक कर पेड़ देखने लगी। रज्जन को हंसी आ गई। और वो जो भूतिया फिल्मों वाला आवाज है वो यहाँ के लकड़बग्गा सियार छुआए वो आते हैं रात में, और कुछ नहीं। और कुछ भी बचाओ तो वो भी बता दो। कायनात रज्जन पर फट पड़ी। सही से ढूंढोगे तो तुम्हारे गांव के किसी जंगल में डायनासोर भी मिल जाएंगे सोते हुए। नहीं नहीं, वो नहीं मिलेंगे। उड़ने वाले कॉकरोच जरूर मिल जाएंगे। कायनात अपने बाल ही नोच लेती। बस अच्छा, हम चलते हैं, कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। ये झाड़ू लेकर कहाँ जा रहे हो? झाड़ू नहीं, पूजा के लिए सीखे है। कौन सी पूजा? अरे करवा चौथ है ना आज। हमारी दोनों बहनें आई हैं। अभी तक तो जिज्जा भी आ गए होंगे। का क्या आकाश सर आ रहे हैं? नहीं नहीं, वो कहाँ से आएंगे? उनका तो काम बहुत ज़्यादा है ना, हमारी नीलू के घर वाले। अच्छा ठीक है। अच्छा तो हम जाएं? हाँ ठीक है, जाओ। रज्जन चलने को मुड़ा, फिर वापस घूमकर उससे बोला। मैडम एक बात पूछे? बोलो। घर चलेंगी? कायनात कुछ नहीं बोली। फिर कुछ देर सोचने के बाद, नहीं। काहे? बस ऐसे ही। धरती का सामना करने से डर रही थी वो। गांव का तीज त्योहार नहीं देखी होंगी? चलिए, आनंद आ जाएगा। अम्मा के हाथ के पकवान खाइएगा, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। कायनात चुप रही। धरती घर पर ही है? हाँ हाँ हाँ, और का? कायनात बड़े बेमन से रज्जन की मोटरसाइकिल पर दोनों तरफ पैर करके बैठ गई। रज्जन ने साइड मिरर साफ किया और चुपके से उसे कायनात के चेहरे की तरफ घुमा दिया। मोटरसाइकिल आज बड़ी धीमी स्पीड से चल रही थी। अमूमन फैक्ट्री से गांव तक पहुंचने में 15 मिनट भी नहीं लगती होगी, लेकिन आज मोटरसाइकिल रेंग रही थी। रज्जन बीच में पड़ रहे कुओं से लेकर खेत पाक तक कौन किसका है, कितना उनका है, सब बताता चल रहा था। लगता है घर काफी दूर है। आधे घंटे खेत पात देख देख कर ऊब चुकी कायनात बोल ही पड़ी। नहीं नहीं, बस ये रहा। रज्जन ने फट से गाड़ी घुमाकर दुआरे लगा दी। चच्ची, ये देखो मैडम आई है फैक्ट्री वाली। ए रानो, देखो वो मैम तुमसे मिलने आई हैं। कायनात ने धरती का नाम पूछकर गलती कर दी थी। रज्जन को लगा वो मिलने के लिए ही धरती के बारे में पूछ रही थी। वो न करती रह गई। रज्जन चिल्लाता हुआ भीतर चला गया। कायनात दरवाजे पर खड़ी रही। बरगद की शाखाएं झूलकर ठंडी हवा के झोंके आंगन तक पहुंचा रही थी। कायनात पेड़ की लटकती जड़ों से झूल रहे बच्चों को देखकर हंस पड़ी। रानो, मैम आई है ना, उन्हें अंदर बुला लो। रज्जन बोलते हुए धरती के कमरे में घुसा।
धरती पूजा के लिए तैयार हो चुकी थी और शीशे में देखकर मांग में सिंदूर भर रही थी। वो चुप रही। उसने रज्जन की बात का जवाब नहीं दिया। आज सुबह से उसका दिन वैसे भी कुछ खास नहीं गया था, ऊपर से कायनात से मिलना। तुम बुला लो अंदर, हम नहीं जाएंगे। काहे रानो, हमको लगता नहीं उनका गांव के बाहर अकेले रहना ठीक है। औरत जात है, सियार आते हैं तो डरा जाती है। वो आउट हाउस तो न गांव में है न शहर में। इतनी दूर अकेले रहना ठीक नहीं। तुम बोलोगी तो घर में ही रुक जाएंगी, बोल दो। तती का जरा भी मन नहीं था कायनात का चेहरा भी देखने का, लेकिन न जाने क्या सोचकर तती बाहर निकल आई। सामने कायनात खड़ी थी। ऐसे आमना सामना होगा दोनों ने सोचा ही नहीं था। कायनात की नजरें झुकी हुई थी। आओ अंदर आओ, बाहर काहे खड़ी हो? तती मुस्कुराते हुए बोली। कायनात ने चेहरा ऊपर उठाया। लाल रंग की झिलमिलाती सी साड़ी पहने धरती अभी भी मुस्कुरा रही थी। कितनी सुंदर लग रही थी वो, एकदम राजकुमारी सी। कहा हुआ, अंदर नहीं आओगी? कायनात सही से उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। नाराज हो हमसे? धरती ने अब की पूछा तो कायनात की आंखें ही भर आई। नहीं, मैं भला तुमसे नाराज क्यों होने लगी? नाराज तो तुम्हें होना चाहिए। कायनात के मुंह से बोल नहीं निकल पा रहे थे। ठीक है चलो, नाराज भी हो लेंगे, अभी अंदर चलो। उसने कायनात का हाथ पकड़ा और अंदर खींच लाई, सीधा अपने कमरे में ले आई। नीलम का पति आ चुका था, सो पूरा घर फिलहाल उसकी खातिरदारी में जुटा हुआ था। ऐसे में सत्य के पास कायनात के साथ बिताने के लिए काफी वक्त था, लेकिन वो कायनात को वहीं बैठा छोड़कर बाहर की तरफ चली गई। कायनात अकेली बैठी चेहरा घुमाकर उस छोटे से कमरे को पूरा देखने की कोशिश कर रही थी। इतने में धरती लौटी। उसके हाथ में गर्म दूध से भरा गिलास और सुबह के बने हुए पुए थे। उसने प्लेट कायनात के आगे रख दी और खुद शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी साड़ी ठीक करने लगी। कायनात अभी भी उसी को देखे जा रही थी। कहा हुआ, खा लो और दूध पी लो, भूखी हो ना? रज्जन बता रहा है रात से खाई नहीं तुम कुछ। कायनात की आंखों से बड़े बड़े आंसू बूंदों की तरह टपकते हुए गालों पर बह आए। धरती, आई एम सॉरी। किस लिए? कायनात फपक पड़ी। साड़ी ठीक करते हुए धरती के हाथ वहीं रुक गए। उसने झट से आगे बढ़कर कायनात का हाथ पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया। रो काहे रही हो? तबीयत खराब हो जाएगा। चलो चुप हो जाओ जल्दी से और दूध पी लो। कायनात रोती रही। मैं इतने दिनों से गिल्ट में जी रही हूँ धरती, तुम मेरा यकीन करो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत ही बिहेव किया है, हमेशा। और तुम धरती, सब तुमसे ऐसे ही खुश नहीं रहते। तुम सच में बहुत अच्छी हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमसे माफ़ी काहे मांग रही हो? जिनका कुछ बिगाड़ा है उनसे माफ़ी मांगो। धरती बहुत शांति से बोली। उनसे माफ़ी मांगने की मेरी हिम्मत नहीं है। वो तुम्हारी तरह नहीं है धरती, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। धरती ने प्लेट में रखा दूध का गिलास उठाया और कायनात के मुंह से लगा दिया। लो पहले इसे पियो फिर बात करना। कायनात एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर गई। साफ पता चल रहा था कि वो रात की भूखी है। एक बात बताओ कायनात, हमने या इन्होंने तुम्हारा का बिगाड़ा था? ऐसा काहे किया तुमने हमारे साथ? बोलो। इसका जवाब तुम अपने फादर इन लॉ से लेना। मेरी तुमसे या तुम्हारी फैमिली से कोई दुश्मनी नहीं है धरती। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ रक्षित सर के कहने पर किया। मैं तो अच्छा खासा कंपनी के बेंगलोर ब्रांच में मैनेजर थी। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया CEO और MD के असिस्ट करने के लिए। आई स्वेयर मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मैंने सिर्फ उनकी बात मानी। पापा जी ऐसा काहे चाहेंगे कायनात? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें तुम पर भरोसा है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं और वो नज़र के पार की इंसान है। शायद तुम्हारा डर खत्म करना चाहते थे और कुछ नहीं। चीज़ें इस तरह बिगड़ जाएंगी इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। धरती चुप बैठी रही। प्लीज़ धरती, मुझे माफ़ कर दो। रूही के खिलाफ तुमने हमारे कान भरे हैं बहुत बार, सब याद है हमें। वो सब कहा था कायनात, तुम यही चाहती थी ना हमारे घर में फूट पड़े? कायनात फिर कुछ नहीं बोली। तुम्हारे घर में सब कुछ अच्छा है, पूरी फैमिली एक ड्रीम फैमिली है। सबके परिवार ऐसे नहीं होते, कोई ना कोई कमी हर जगह होती है। तुम्हारे परिवार में भी एक बहुत बड़ी कमी है धरती, कम्युनिकेशन गैप। और तुम्हारे परिवार में आधी मुसीबतें इसी वजह से आई रहती हैं क्योंकि कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। सबको एक दूसरे पर विश्वास है जो अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसी कड़ी जो तुम्हारे परिवार को कमज़ोर करे उसके बारे में तुम सबको एक दूसरे से बात करनी चाहिए। शायद यही कमी तुम्हारे परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी है। सबको एक दूसरे पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि वो एक दूसरे से कुछ जानना पूछना जरूरी नहीं समझते, वरना शायद अब तक ये बात बहुत पहले सामने आ गई होती कि मैंने तुमसे रूही के लिए कहा। वैसी ही कुछ बातें रूही से तुम्हारे लिए भी कही थी जो उसने तुम्हें नहीं बताई होंगी। आकर्ष सर ने अर्नब सर के बारे में कहा और अर्नब सर से आकर्ष सर के बारे में, लेकिन कमाल की फैमिली हो तुम लोग, किसी ने एक दूसरे से कुछ पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं। धरती, कभी न कभी तुम्हारे परिवार की इस कमजोर कड़ी का कोई गलत फायदा जरूर उठाता। रक्षित सर को इस बात का पूरा शक था और उनकी कोशिश हमेशा यही रही कि वो तुम चारों को आपस में जोड़ कर रखें, इसलिए उन्होंने। कहते कहते कायनात ने अपना सर झुका लिया। धरती चुपचाप उठी और मुस्कुराते बोली, अगर पापा जी ने किया है तो कुछ अच्छा सोच कर ही किया होगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं कायनात। चलो अब हाथ मुँह धोकर आओ और पूजा में बैठो चलकर, तुम्हें अच्छा लगेगा। कुछ कपड़ा लाई हो तो बदल लो या हम दें। कायनात उठकर धरती के गले लग गई। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? नहीं। कुछ मिनट एक चुप्पी सी छाई रही। क्यों नहीं, बोलो।
कुछ कहूँ तो मानोगी? हाँ बोलो, मुझे इंग्लिश सिखा सकती हो? धरती ने बड़ी मिन्नत भरी नजरों से कायनात की तरफ देखा। कायनात कुछ देर वैसे ही चुप खड़ी रही, फिर बोली, नहीं। हाँ हमें पता है, हम कभी सीख ही नहीं सकते, इसलिए कोई हमें सिखाने को तैयार ही नहीं होता। अगर हमें सीखने की क्षमता होती तो हमें यही ना सिखा देते। रूही ने भी हार मान ली। सच है, हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। बोलते बोलते धरती का गला भर आया। ऐसा नहीं है धरती, इंग्लिश क्या है, सिर्फ एक लैंग्वेज ही तो है ना। और विश्वास करो, तुम्हें जरूर इंग्लिश सीखने की नहीं बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने की है। बहुत अच्छी इंग्लिश सीख कर भी अगर तुम्हें भीड़ के सामने अपनी बात रखने में हिचकिचाहट हुई तो तुम्हारी इंग्लिश का कोई फायदा नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध लो, और ये मेरा ही नहीं, तुम्हारे प्यारे ससुर जी का भी यही मानना है। इसलिए कोशिश करो अपनी बातों को पूरे आत्मविश्वास के साथ कहने की। कायनात ने धरती के कंधे पर अपना हाथ रखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। इधर रूही को भी आज पूजा करनी थी, इसलिए वो और अर्नब शाम को जल्दी आ गए। रूही ने भी पूरे दिन का निर्जल उपवास रखा था। पहली बार था कि पूरे दिन ऑफिस में भी रहना था, इसलिए थोड़ी मुश्किल तो जरूर हुई, लेकिन साथ जब अर्नब जैसे हंसमुख इंसान का हो तो दिन भारी कैसे लग सकता था। रूही को पूरे दिन वक्त का खासा पता ही नहीं चला। धरती और शोभा को फ़ोन करके वो पूजा की एक एक जानकारी ले चुकी थी और फिलहाल तैयारियां भी पूरी कर चुकी थी। उसने अपने रिसेप्शन वाली डार्क रेड बनारसी साड़ी पहनी थी और बालों में सफ़ेद फूलों का गजरा लगाया था। ऑफिस से आने के बाद थकान उतारने का भी उसे वक्त नहीं मिला था, लेकिन उत्साह इतना ज़्यादा था कि थकान पता ही नहीं चल रही थी। अर्नब उसके साथ एक एक काम कराने में जुटा था। रूही जो भी कहती वो उठाने के लिए झट से दौड़ पड़ता था। चांद की हल्की सी झलक मिलते ही उसने पूजा की थाली उठाई और बाहर आ गई। वो अभी पूजा कर ही रही थी कि आकर्ष की कार आकर पोर्च में रुक गई। आकर्ष निकला, चाबी सिक्योरिटी गार्ड की तरफ उछाली और खुद अंदर आने लगा। गार्डन एरिया में रूही चलनी में दिया रखकर चांद को देख रही थी और फिर अर्नब को। आकर्ष की नज़र अचानक ही उन पर पड़ गई। उसने नज़र झुकाई और सीधा अंदर आकर सोफे पर फैल गया। ब्लेजर उतारकर बगल में डाल दिया। बैग भी टेबल पर उल्टा सीधा सा पड़ा था। खुद सर को सोफे पर टिकाकर आंख मूंद कर लेट गया कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। नीलम का वीडियो कॉल था। आकर्ष का मन तो बिल्कुल भी नहीं था हंसने का, बात करने का, लेकिन फिर भी मन मारकर उसने फ़ोन उठा लिया। अरे जिज्जा कैसन हो, कब हो तो खुद से भी याद कर लिया करो। आकाश जबरदस्ती अपने होठों को फैलाकर मुस्कुराया। अरे ये लो भाई, रानों को अपनी शक्ल दिखाओ ताकि ये भी देवी मैया व्रत उतारे अपना। नीलम ने इतना कहकर फ़ोन की स्क्रीन धरती की तरफ घुमा दी। देखो चांद आया, चांद नजर आया। आकर्ष का हाल बेहाल हो गया। करवा चौथ भले ही धरती का था, चांद को देखने का सुकून आकर्ष को मिला था। बिना पल की झपकाए वो धरती को देखता रहा। क्या हुआ, खाना खा लिए? नहीं अभी तो आया हूँ बस। अच्छा रूही और अर्नब नहीं दिख रहे? दोनों बाहर हैं, पूजा कर रहे हैं, थक गए होंगे। धरती ने पूछा तो आकर्ष ने चुपचाप न में सिर हिला दिया, कुछ बोला नहीं। सर दर्द कैसा है? दवा अच्छी है, अभी तो 2 दिन से बिल्कुल नहीं हुआ। दवा अच्छी नहीं है, हम चले आए हैं इसलिए। वहाँ होते तो अब तक 2 दिन में 220 बार सर दर्द हो चुका होता। आकाश फिर मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला। बिना कुछ बोले बस उसे देखता रहा। तुम्हें मना किया था व्रत रखने को? मैं व्रत नहीं हूँ, अम्मा से मत कहिएगा। दोपहर में दवाई खाना था तो पुए खा लिए, तबीयत खराब सा लग रहा था ना। अच्छा किया, गुड गर्ल। अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, आपको देख लिया और अच्छी हो गई हूँ। आकाश का दिल कर रहा था धरती को पकड़कर गले से लगा ले, लेकिन अब कहाँ संभव था। धरती कुछ देर चुप रहकर बोली, एक बात कहे? आकाश ने अपनी कोहनी सोफे के हैंड रेस्ट पर टिकाई और हथेली के पिछले हिस्से पर सर रखकर कोना टिका दिया। अब की जब हम आएंगे 2 महीने बाद तो बहुत कुछ सीख कर आएंगे। बिल्कुल आप जैसे तो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे आपका चौथाई तो बन जाए कम से कम। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है धरती। ज़रूरत है, आप समझते नहीं, या शायद हमें ज़रूरत समझने के काबिल नहीं समझते। तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। मैं तुम्हें बदलते नहीं देखना चाहता। बस यही कहकर तो बिगाड़ रखा है आप सबने मुझे। आप पहले ही ठीक थे जब मुझसे नफरत करते थे। कम से कम मुझे पता तो था मुझ में कितनी सारी कमियां हैं। तुम में कमियां नहीं है धरती, लेकिन हम दकियानुसी तो है ना। आकाश ने अपने माथे पर हाथ रखा। नाराज हो मुझसे? नहीं नाराज नहीं, बस इसी दकियानुसीपन को ख़त्म करना चाहते हैं। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे अपने शब्दों की माफ़ी कैसे मांगे। धरती वापस आओगी? मैं कल आ जाऊँ तुम्हें लेने? मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जो तुम्हें बुरा लगे। अरे आप तो एक ही दिन में घुटनों पर आ गए। नहीं भाई, अब अभी लेने मत आइएगा। अपना बिजनेस देखिए थोड़े दिन अच्छे से, सब ठीक कर दीजिए। फिर हम और हमारा बाबू दोनों आएंगे ना, आपको खूब परेशान करेंगे। आपने हमें यहाँ भेज दिया, हमें पता है हमारे भले के लिए भेजा होगा। इतनी सी बात पर हम नाराज होने लग गए तो गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन अब आ गए हैं तो थोड़े दिन अपने बारे में सोचने का वक्त मिल गया। अब लगता है हमें बहुत ज़रूरत है खुद को बदलने की। आप कुछ भी कहते हैं हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारी औलाद हमें अनपढ़ और गंवार बोलेगी तो बहुत तकलीफ होगी हमें। आपके प्यार और अपनेपन की छाँव में हमें भले ही कुछ सीखने की ज़रूरत ना हो, लेकिन हम अपने बच्चे के लिए सीखेंगे सब कुछ धीरे धीरे।
वक्त लगेगा लेकिन हम सीख जाएंगे। आपको भरोसा है ना हम पर? आकाश ने अपने आंसू पोंछे। हाँ, खुद से भी ज़्यादा। तो रो कह रहे हैं? तुम्हारी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। एक दिन में ही अपनी औकात याद आ गई है मुझे। मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना। ऐसा मत बोलिए, दूर नहीं है हम आपसे। शरीर से दूर होना कोई दूरी होती है? मन तो आपके पास ही रखा रहेगा ना। कभी दूर हो भी नहीं पाएंगे। कभी लगा कि आपसे दूर हो रहे हैं तो बिना पानी की मछली की तरह तड़प कर मर जाएंगे। धृति, आकाश ने अपनी आंखें पहुंची। सुनिए, बोलो। खाना पीना खाते रहिएगा। आपके लिए करवा चौथ छोड़े हम, मतलब समझते हैं? अगर हमें पता चला कि आप नहीं खा रहे हैं तो सिलबट्टे पर पीस कर चटनी बना देंगे आपकी। धृति की धमकी सुनकर आकाश को हंसी आ गई। रानू, नाराज नहीं हो ना मुझसे? ना, बिल्कुल नहीं। अब हमने खुद को कसम दी है, आपकी हर बात केवल मानेंगे नहीं बल्कि पहले समझेंगे। समझना ज़्यादा जरूरी है। कहिए, गलत कह रहे हैं? हम दोनों को ही तो निभाना है जिंदगी भर, कोई तीसरा तो नहीं आएगा बीच में। तीसरा तो आ ही रहा है। आकाश ने जीभ दांतों के बीच दबा ली। वो तीसरे की बात नहीं कर रहे हम, ये तो जान होगा हमारी। आप पर किसी चुड़ैल का साया मंडराया ना तो समझ लेना। कितने वक्त बाद आकाश खुलकर जोर से हंसा। सारी उदासी, थकान, सब कुछ एक पल में गायब हो गया। नहीं नहीं, मुझसे तो बस एक ही चुड़ैल चिपकी है, और ऐसी चिपकी है कि क्या बताऊं। हाँ नहीं तो। रति थोड़ी रुकी और फिर आकाश की बात को थोड़ा सोचकर जोर से चले कहा, अच्छा हम चुड़ैल हैं? हाँ रुकिए, आपको तो आकर बताते हैं। अच्छा अच्छा, चलो मेरी पूजा करो, पैर छुओ और व्रत खोलो फटाफट। आकाश ने अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए कहा। धरती हंस पड़ी। बड़ा शौक चढ़ाया अपनी पूजा करवाने का। फिर हंसती हुई फोन सामने रखकर उसने चलनी से चांद और आकाश दोनों को देखा। आकाश को उस पर इतना प्यार आ रहा था, इतना इतना, जितना या तो सिर्फ आकाश समझ सकता था या धरती। चलो पानी पियो जल्दी से। वो तो हम, कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी कर दो। धरती के पानी पी लेने के बाद उसके हाथ से फोन की खींचतानी शुरू हो गई। कभी नीलम तो कभी रज्जन। जिज्जा, हमारे इनसे मिले नहीं आओगे? अरे नीलू, अभी नहीं आ पाएंगे, बोले थे ना। धरती पीछे से चिल्लाई। हाँ तो जिज्जा के मुंह में जबान नहीं है का? तुम ना बोलो तो बात ना पूरी होए। आएंगे भाई आएंगे, जरूर आएंगे। थोड़ा सा यहाँ का काम कम हो जाए और हम मौसा जी बन जाए फिर आएंगे। खाली मौसा जी कहाँ, अब तो पापा भी बनने वाले हो। कहो गुड्डा चाहिए या गुड़िया? आकाश की शर्माहट भरी मुस्कान देख धरती को भी हंसी आ गई। हम बताते हैं, इनको चाहिए गुड़िया, लेकिन हमें पता है गुड्डा ही आएगा। धरती फट से बोली। नहीं नहीं, गुड़िया आएगी, ज्यादा बोलो मत, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। आकाश की भौहें तन गई। जिज्जा, ये आपका दफ्तर थोड़ी है, जो आप बोल देंगे वही होगा। यहाँ आपका हुक्म थोड़ी चलेगा, और फिर गुड्डा हो या गुड़िया क्या फर्क पड़ता है? नीलम, तुम तो बहुत समझदार हो गई है, थोड़ा दिमाग इसको भी दे दो। का जिज्जा, तुम्हारी मेहरिया सारे गांव की बड़ी बूढ़ियों में गिनी जाती है, बहुत बुद्धि है उसके पास। अच्छा, आकाश बहुत हंसा। धरती ने नीलम के हाथ से फोन छीन और छत के दूसरे कोने में भाग गई। सुनिए, एक बात बोले। बोलिए। कायनात को माफ कर दीजिए, बस नाम नहीं सुनना मुझे उसका, अब एक शब्द और नहीं। पहली बात तो तुम उस औरत से दूर रहोगे, उसकी परछाई से भी दूर रहोगे। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आकाश ने मुंह टेढ़ा करके फोन काट दिया। जूते उतार कर मैट पर फेंक दिए, वॉश बेसिन में हाथ धोए, सीधा किचन में घुसकर बड़बड़ाने लगा। मेरा बस चलता तो मैं उसे कब का निकाल देता, लेकिन ये डैड को पता नहीं क्या हो गया है। मेरे दुश्मन उन्हें अपने अच्छे दोस्त दिखाई देते हैं। आई हेट यू डैड। आकाश गुस्से से पीछे मुड़ा और ऊपर टंगी कट्टरी उसके सर से टकरा गई। बेचारा सर सहलाते हुए बोला, सब मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हैं, ये कटलरी जानबूझकर यहाँ टांगी गई है ताकि इनसे टकराकर मेरा सर फूट जाए। बेचारा गुस्से से बड़बड़ाता फ्रिज से चीज निकालने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पैर का अंगूठा दीवार के कोने से टकरा गया। आकाश बाबू पैर पकड़कर किचन भर में नाच गए। पता नहीं कैसे आर्किटेक्ट है, ये दीवार यहाँ क्यों है? इनकी तो मैं नौकरी खा जाऊंगा, गधे कहीं के, उल्लू हैं सबके सब। आकाश ने गुस्से से दीवार पर 2-4 बार पैर जोर से मारा। अब ये माइक्रोवेव कहाँ मर गया? हाथों में पिज्जा बेस लिए खड़े आकाश बाबू आज कुकिंग करने वाले थे और धरती के सर्प तुल्य किचन की आज शामत आने वाली थी। आकाश ने झट से पिज्जा बेस पर पिज्जा सॉस लगाया और ऊपर टमाटर, पनीर और प्याज की अच्छी लेयरिंग करके ऊपर ढेर सारी चीज घिस दी और झट से उसे माइक्रोवेव में सेट कर दिया। इतने में अर्नब और रूही हंसते हुए अंदर घुसे। आकाश का ब्लेजर और जूते जमीन पर बिखरे देख दोनों की हंसी गुम हो गई। उन्हें लगा कि शायद कुछ सीरियस है, लेकिन थोड़ी ही देर में शेफ साहब अंदर से हाथ में 2 लार्ज पिज्जा लेकर बाहर निकले। सर आप? हाँ, अगर रोमांच से फुर्सत मिल गई हो तो बैठो और ठूसो। बट कुक, वो भी शादीशुदा है, उसका भी करवा चौथ होता है इडियट। चलो बकवास कम, बैठो और मेरा बनाया टेस्टी पिज्जा खाओ। अर्नब ने रूही को देखकर आकाश को छेड़ते हुए कहा, देखा रूही, कुक भी करवा चौथ मनाने अपनी बीवी के पास गया है और एक हमारे घर में है महाशय, बीवी से ना मिलना पड़े इसलिए कुक बने घूम रहे हैं। रूही उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। आकाश समझ गया जोक उस पर मारा गया है। पिज्जा कटर उठाकर अर्नब के गले से सटाते हुए बोला, जरा सोच समझकर, पिज्जा की जगह तुम्हारे टुकड़े करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और सब हंस पड़े। बहुत लंबे वक्त के बाद एक साथ।
वक्त न जाने अब और क्या रंग दिखाने वाला था इस परिवार को। वक्त भी तेजी से बीता जा रहा था। आकाश ने खुद से कोई वादा सा कर लिया था। 1 महीने का लक्ष्य उसने 25 दिनों में हासिल कर लिया था। आकाश की बेहतरीन स्ट्रेटेजी के चलते पिछले 1 महीने के लॉस को कवर किया जा चुका था। कंपनी अब किसी घाटे में नहीं थी और कैसे होती। आकाश की काबिलियत को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जरूरत थी उसी प्रोडक्ट के जरिए मुनाफा बनाकर कंपनी के इन्वेस्टर्स को ये दिखाने की कि वो प्रोडक्ट आकर्ष या कंपनी के हित में कोई गलत फैसला नहीं था। ये 1 महीना जरूर बेहद मुश्किल होने वाला था। एक तरफ कंपनी की गिरती हुई साख को बनाए रखना और उस पर भी प्रॉफिट बनाना वाकई मुश्किल था, लेकिन आकाश हिम्मत हारने वालों में से कहाँ था। उधर रूही और अर्नब का आइडिया भी अपना अलग रंग दिखा रहा था। बस कुछ 50 ऑर्डर्स के बाद वो अपना 1000 का आंकड़ा छूने वाला था। आकाश आज सुबह बेहद खुश होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। उसकी खुशी ब्रेकफास्ट लेते वक्त भी टेबल पर साफ दिख रही थी। आज ऑफिस में उसने थैंक्स गिविंग लंच भी ऑर्गेनाइज किया गया था। सुबह 11 बजे की मीटिंग में कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे आकाश ने अपने मैसेजेस की शुरुआत ही एक बहुत बड़े थैंक यू के साथ की। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, थैंक यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क एंड डिवोशन, यू गाइज मेड मी इट पॉसिबल फॉर RGI। आज हमने अपना पहला गोल अचीव कर लिया है, अपने लॉस को कवर करने का, वो भी तय वक्त से पूरे 5 दिन पहले। ये बेहद करिश्माई है और आप सबकी दिन रात की मेहनत का नतीजा है। आकाश ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, हॉल तौलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबने तालियां बजाकर उसकी बात का समर्थन किया। पर गाइस, अभी हम खुश होकर नहीं बैठ सकते। एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने मुंह बाए खड़ी है और चुनौती के पिछले महीने हुए नुकसान से दोहरा प्रॉफिट बनाने की। अब हमारा असली इम्तिहान शुरू हो रहा है। हम सबको इसके लिए कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। आगे के लिए हम अपनी पहले से बनाई हुई स्ट्रेटेजी पर ही अमल करेंगे, क्योंकि पिछले 1 महीने में हमारे बैग्स ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसलिए जैसा कि तय हुआ था, इस महीने हम मार्केट में उतारी जाने वाली नई एक्सक्लूसिव रेंज की कीमतों में 15 से 35% तक का इजाफा करेंगे। नए बैग्स के फीचर्स पर काम कर रही टीम अगले 2 दिन के अंदर नए बैग्स का एक प्रेजेंटेशन तैयार करेगी और हमें बताएगी कि कौन से नए कस्टमर फ्रेंडली फीचर्स हम अपने प्रोडक्ट में बढ़ा रहे हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा इतना साथ देने के लिए और कंपनी की रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए। तो आज से हम अपने अगले लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी में जुटेंगे और कोशिश करेंगे कि पिछली बार की तरह इस बार भी तय वक्त से पहले हम अपना लक्ष्य हासिल कर लें। इससे पहले कि आकाश अपनी फाइल समेट कर बाहर जाने के लिए उठता, अर्नब ने रूही की तरफ देखा। रूही जो लगातार लैपटॉप पर एक निगाह बनाए रखे हुए थी, उसने सर हिलाकर अर्नब को इशारा किया। अर्नब खड़ा हुआ और सबको रोकते हुए बोला, सर आई हैव समथिंग टू से। आकाश रुका और पीछे घूमकर बोला, यस यस प्लीज। Guys, I'm very happy to announce that we have already created 10% of profit we have aimed for. कॉन्फ्रेंस हॉल में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगे। मे आई नो हाउ डिड यू डू दैट? आकाश ने उससे सवाल किया। यस श्योर सर, लेट मी शो यू। अर्नब ने रूही को इशारा किया और रूही ने स्क्रीन पर ऑनलाइन मार्केटिंग की वेबसाइट ओपन कर दी, जिसमें रिसेंटली 1065 ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके थे और करीब 5 करोड़ की सेल्स भी हो चुकी थी, वो भी महज 1 महीने में। यह अविश्वसनीय था आकाश सहित पूरे ऑफिस के लिए, और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात थी कि अर्नब ने कर दिखाया था, जिससे किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। पूरे हॉल में तालियां एक बार फिर से जोर से बजी, उससे भी तेज जितनी आकाश के लिए बजी थी। अर्नब ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। आकाश खुश तो हुआ, लेकिन न जाने क्यों उसकी खुशी में वो बात नहीं थी। उसके होंठ मुस्कुराहट से जरा से फैले और बंद हो गए। गुड वन, मीट मी इन माई कैबिन अर्नब, आकाश ने कहा और तेजी से अपने केबिन की तरफ घूम गया। अर्नब को उसका व्यवहार बड़ा अटपटा सा लगा। उसने पलटकर रूही की तरफ देखा। रूही ने हाँ में सर हिलाकर इशारा किया और अर्नब चुपचाप आकाश के केबिन की तरफ बढ़ गया। मैं कम इन सर, अर्नब ने गला साफ करते हुए कहा। आकाश अपनी टैबलेट पर प्रोडक्ट की वेबसाइट चेक कर रहा था। यस कम इन, आओ अर्नब। वैसे भी अब कुछ दिन बाद मुझे तुमसे अंदर आने के लिए ये पूछना होगा, उसने बिना अर्नब की तरफ देखे कहा। उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान थी। अर्नब ने कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया और मुस्कुराते बोला, क्या भाई सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आकाश ने टैबलेट रखा और अर्नब की चेयर के पीछे आकर खड़ा हो गया। इतने भी इनोसेंट नहीं हो तुम, जो कुछ तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। ये वेबसाइट, ये ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सब इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के तरीके हैं ना। उसने अर्नब की कुर्सी को जोर से घुमा दिया। अब अर्नब का चेहरा आकाश के सामने आ गया। भैया आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सोचा आप मुझे इनकरेज करेंगे कि पहली बार मैंने कुछ अच्छा किया है, तो तुमने मुझे ये बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? तुम्हें ये स्टेप लेने के पहले मुझे एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। बोलो भैया, मुझे लगा था कि आपको सरप्राइज दूंगा तो आप खुश होंगे। बस इसलिए क्या बस इसलिए? इस बात को कॉन्फ्रेंस में कहकर तुम सबके सामने ये जताना चाहते हो ना कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, मुझसे ज़्यादा काबिल हो। बोलो यही ना? अर्नब हक्का बक्का सा रह गया।
नहीं नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो हमेशा सिर्फ आपकी मुसीबतें कम करने के बारे में ही सोचा है। मुझे लगा मेरे इस स्टेप से कंपनी को फ़ायदा होगा। बोलते बोलते अर्नब का गला रुंधाया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी जगह चाहिए तो ले लो, खुशी से ले लो, लेकिन इस तरह हर जगह खुद को मुझसे बेहतर साबित करने की कोशिश करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सारे इन्वेस्टर्स तो वैसे भी तुम्हारी ही फेवर में हैं। वो तो चाहते हैं कि तुम मेरी जगह ले लो, क्योंकि तुम और तुम्हारी बीवी बेहद काबिल हैं। आकाश बिना सोचे समझे बस बोले चला जा रहा था। अर्नब बस सिसकियां भरकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था। भैया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर जो आप सोच रहे हैं वो सच नहीं है। आकाश पर तो न जाने कौन सा पागलपन छाया था। उसने गुस्से से अर्नब से कहा, जाओ अर्नब, अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर करो। मेरी कंपनी छोड़ने पर तुम ही तो इसे संभालोगे ना। अर्नब उसे समझाकर थक गया। उसके आंसुओं का आकाश पर कोई असर नहीं पड़ा था। वो उठा और बिना कुछ बोले चुपचाप बाहर चला गया। रूही बड़ी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ कैबिन में इधर उधर घूम रही थी। उसे लगा था आकाश ने अर्नब की तारीफ करने के लिए ही कैबिन में बुलाया है, लेकिन एक बात अभी भी उसे खल रही थी। आकाश ने अर्नब के इतने बड़े अचीवमेंट पर भी सबके सामने तारीफ के 2 शब्द बोलने में जरूरी नहीं समझे। वो थोड़ी बेचैन भी थी। अर्नब सर झुकाए हुए अपने कैबिन में घुसा। उसकी आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। आंखें एकदम लाल थी। रूही को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने दौड़कर अर्नब को सीने से लगा लिया। क्या हुआ बेबी, व्हाई आर यू क्राइंग? कुछ बात हो गई? बोलो, इज एवरीथिंग ऑल राइट? रूही उसके सर को सहलाते हुए बोली। अर्नब उसके सामने ही फूट पड़ा। रूही, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। उन्हें लगता है मैं उनका दुश्मन हूँ। वो ये सोचते हैं कि मैं उनकी जगह लेना चाहता हूँ। बताओ रूही, मैं ऐसा क्यों करूँगा? हमने ये नहीं सोचा था ना कभी भी। देखो क्या हो रहा है रूही। अर्नब उसके सीने में सिमटा रोता रहा। रूही के चेहरे के भाव बदल रहे थे। आज पहली बार उनमें गुस्सा साफ दिख रहा था। क्या कहा उन्होंने अर्नब? उन्होंने कहा, मैंने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए ऐसा किया है। मुझे कंपनी अपने हाथों में लेनी है, इसलिए। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी यार रूही, तुम तो समझती हो ना। रूही ने बड़े प्यार से उसके माथे को चूमा और मुस्कुराते हुए बोली, यू नो यू आर द बेस्ट। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे पति और सबसे अच्छे भाई हो। लो पानी पियो और थोड़ी देर आराम से आंख मूंद कर यहाँ बैठो, मैं बस अभी आई। इतना बोलकर लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगी। प्रिंट आउट निकाला, कुछ फाइल समेटी और बाहर की तरफ चल दी। अर्नब ने रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, तुम बैठो, मैं बस अभी आई। भैया ऐसे कुछ भी मत कहना, तुम जानती हो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। रूही उसकी बात सुनकर रुक गई, मुड़ी और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा, उसके माथे को किस किया और केबिन से बाहर आ गई। सीधा आकाश के केबिन में पहुंची और बिना नॉक के रूम खोलकर अंदर आ गई। कोई फॉर्मेलिटी, कोई विशेष नहीं। आकाश अपनी कुर्सी पर बैठा काम कर रहा था। उसने नजर उठाकर रूही की तरफ देखा। रूही तुम? रूही ने हाथ में पकड़े हुए फाइल्स के बंडल आकाश की टेबल पर बिखेर दिए। आकाश को गुस्सा आ गया। ये क्या तरीका है? फाइल्स रखने की तहजीब नहीं है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बताऊं, तहजीब की क्लासेस आपने दी ही नहीं। सर, दरअसल आप अच्छा बिहेवियर डिजर्व ही नहीं करते। ये वो सारी फाइल्स हैं जिनमें रिकॉर्ड्स हैं लास्ट 5 ईयर्स में आपसे कितनी मिस्टेक्स हुई हैं, जिनका नुकसान कंपनी ने लंबा झेला है। आकाश अपने लैपटॉप का फ्लैप बंद किया और तेज आवाज में बोला, और ये सब मुझे बताने का क्या मतलब है? मतलब ये है सर कि ये प्रोडक्ट आपकी पहली गलती नहीं है। इससे पहले भी आप कई बार गलत फैसले ले चुके हैं, लेकिन हर बार आपके गलत फैसलों पर लीपापोती करने के लिए डैड मौजूद होते थे। इस बार जब हैंडल करने के लिए डैड नहीं है, तो आप लोगों को ढूंढ रहे हैं इल्जाम उनके सर पर डालने के लिए। तुम कहना क्या चाहती हो रूही? आकाश की बोहें तन गई। यही कि प्रोडक्ट लॉन्च पर हुई गलती न धरती की थी न कायनात की। वो गलती आपकी और आपकी सिक्योरिटी ब्रीच की थी। फंक्शन की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम सिर्फ आप पर था। फिर सिक्योरिटी तोड़कर वो एनवायरमेंटलिस्ट अंदर कैसे आई, ये पता करने की आपने कोशिश ही नहीं करी। सीधा इल्जाम थोपा कायनात और अपनी मासूम सी पत्नी पर, जिसने लाख गंवार होने के बाद भी स्टेज पर जाकर बड़ी जिम्मेदारी से बोला, भले ही थोड़ा बोला। अर्नब, मुझे बोला था कि वेबसाइट के बारे में आपको बता दूं, लेकिन मैंने ही बोला कि एटलीस्ट उसे सफल होने दो, फिर बताना, ताकि आप खुश हो सकें। लेकिन आपको देखिए, इतनी जलन अपने सगे भाई से, जो लक्ष्मण की तरह सर झुकाकर आपकी हर बात मान लेता है। क्या गलती कर दी उसने जो आपने उसे इतना दुखी कर दिया? आपके बुरे वक्त में आपके कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा रहा है, ये गलती थी? अरे सर, आपको ऐसा भाई मिला है, शुक्र मनाइए, वरना आज का जमाना वो है जहाँ एक भाई दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने के लिए इंतजार नहीं करता है। आकाश गुस्से से उसे रोकने के लिए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। रूही ने अपनी हथेली उसके चेहरे के सामने फैलाकर उसे वहीं रोक दिया। नहीं, आज मैं बोलूंगी, आप सुनोगे। आपको बीवी भोली भाली सी मिल गई तो आपका उसका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इवन सच बोलूं तो आप बेस्ट तो छोड़िए, कहीं से भी जिम्मेदार पति भी नहीं है। रूही ने चुटकी बजाकर उंगली उसके चेहरे के सामने करते हुए कहा, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखिएगा, आइंदा मेरे पति के लिए आपने एक भी शब्द ऐसा बोला जिसने उसे तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप ना अच्छे पति हैं ना अच्छे भाई, आप सिर्फ एक बिजनेसमैन हैं और कुछ भी नहीं, ये याद रखिएगा।
मैं जानती हूँ मेरी बातें आपको मिर्च जैसी लग रही होंगी, लेकिन आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। और ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। मैं अब आपकी कंपनी का हिस्सा नहीं, मुझे माफ़ करिए। वेबसाइट के लिए आप ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और अब अर्नब भी आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। मैं उसे रोता नहीं देख सकती किसी की भी वजह से। आप परिवार तो कभी भी नहीं संभाल सकते, बिजनेस ही संभालिए। थैंक यू। रूही ने अपना रेजिग्नेशन लेटर आकाश की टेबल पर पटका और बिना उसके जवाब का इंतजार किए घूमकर चल दी। क्या अपने आप को आकर्ष के काबिल बना पाएगी धृति? और क्या कायनात को माफ़ी मिल पाएगी आकर्ष की? क्या आकर्ष की जलन अर्नब और उसके रिश्ते को बिखेर कर रख देगी? और रूही की कन्फ्रंटेशन का अब क्या असर होगा आकर्ष और पूरे परिवार पर? माहौल सीरियस होता जा रहा है। आप कसकर सीट बेल्ट बांध ले आने वाले धमाकों को सहने के लिए। तो फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे ओनली ऑन रिश्तों की कहानियाँ पर। और हाँ, जाने से पहले कहानी को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, ताकि आने वाले सभी एपिसोड आप सुन सके। कहानी अगर अच्छी लग रही हो और आप एंजॉय कर रहे हैं तो कहानी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देते रहें। तो फिर मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ कल रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। और प्लीज़ 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 कमेंट जरूर करते रहें कि आपको कहानी में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं।